मैं हूं सुरेश गुजर और हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान वन रक्षक परीक्षा 2022 का 12 नवंबर 2022 को जो पेपर लगा था सेकंड पारी में, उसके क्वेश्चंस जानेंगे। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे के आए हैं वो भी अपना पेपर चेक कर सकते हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आप लिख के रख सकते हो या फिर अपने दिमाग में फिट कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में जब आपसे पूछे जाएं तो आपका एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं हो। क्योंकि दोस्तों, जो पीछे की एग्ज़ाम होती हैं उनके ही लगभग क्वेश्चन नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनाई गई? बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनाई गई? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रानी नाथावती के द्वारा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद संभाला? तो इसका आंसर हो जाएगा पूनम चंद बिश्नोई। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा माधो सिंह। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आज से आपको ये अच्छे से याद कर लेना है कि कोटा राज्य की स्थापना किसने की थी? माधो सिंह ने। और कोटा राज्य कौन सी नदी के किनारे बसा है दोस्तों? चंबल नदी के किनारे। नेक्स्ट है, राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, हिंदूपत महाराणा सांगा को कहा जाता है। इनको सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने इतने युद्ध लड़े थे अपनी ज़िंदगी में कि उनका एक हाथ कट गया था, एक पैर कट गया था, एक आंख चली गई थी, और इस तरीके से इनके शरीर पे 80 घाव थे। इसी कारण इनको सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है और इनको महाराणा सांगा को हिंदूपत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हरमाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि हरमाड़ा का युद्ध है वो कब लड़ा गया था। तो ये 1500 सॉरी ये किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों, यहाँ पे ये बात पूछी गई है, तो ये महाराणा उदय सिंह व हाजी खां के मध्य लड़ा गया था। महाराणा उदय सिंह व हाजी खां के मध्य हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। लेकिन आपको इसको तिथि भी याद कर लेनी है, 1557 ईस्वी में हरमाड़ा का युद्ध वो लड़ा गया था। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदर दक्षिणी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो दोस्तों, आजकल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिनमें जैसे कोष्टक में दिया हुआ होता है कि एक तरफ ये आपको बता रखा है महल और स्थान। तो पहली बार जब आप देखते हो तो आपको कुछ सेकंड के लिए समझ में नहीं आए, लेकिन अच्छे से पढ़ते हो तो समझ में आ जाएगा। यानी कि एक तरफ आपको महल दे रखे हैं और एक दूसरी तरफ आपको स्थान दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा युग्म है वो असंगत है, यानी सही नहीं है। तो दोस्तों, आपको इसका आंसर, तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? पहला है पुष्पक महल सवाई माधोपुर, तो दोस्तों ये सही है। अबलीमणि का महल कोटा में, ये भी सही है। जूना महल डूंगरपुर में, लेकिन ये अभेड़ा महल है वो अलवर में नहीं है, तो ये इसका आंसर है हो जाएगा 4 नंबर वाला डी वाला, क्योंकि ये असंगत है, ये सही नहीं है। दोस्तों, जो अबलीमणि का महल है उसे अमलीमणि का महल भी कई जगह लिखा हुआ आ जाता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले के जोड़े ने घनत्व 100 से कम दिखाया है? तो दोस्तों, राजस्थान की जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार आपको जनघनत्व पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 100 से कम घनत्व वाले जिले हैं। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो दोस्तों, आपको जैसलमेर का तो याद होना ही चाहिए। यहाँ का जो जनघनत्व है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। और अगर आपसे अरुणाचल प्रदेश का पूछा जाए तो वहाँ का भारत में सबसे कम है और वहाँ पे भी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो दोनों में समानता है। जैसलमेर में, यानी राजस्थान में सबसे कम जैसलमेर में है 17 व्यक्ति, और भारत में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पे भी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इनके आगे तिथि लिख देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान में चारों ही जो आक्रमण थे सबसे महत्वपूर्ण थे। सबसे पहला जो आक्रमण था वो था 1301 ईस्वी में। तो दोस्तों, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। 1301 में। फिर उसके बाद में चित्तौड़ पे आक्रमण किया था 1301 में। जब रणथंभौर पे आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो यहाँ का शासक था हमीरदेव चौहान। उसके बाद 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पे आक्रमण किया था राणा रतन सिंह के ऊपर। फिर जालोर के ऊपर, सॉरी सिवाना के ऊपर 1308 में अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इस समय यहाँ का शासक सातलदेव या शीतलदेव जिसको कह सकते हैं वो था। और फिर जालोर पे आक्रमण किया था, उस समय यहाँ का शासक था
यानी जालोर पे 1311 ईस्वी में आक्रमण किया था और यहाँ का शासक कानड़देव था। तो आप बताओ कि इनका क्रम क्या होगा। यानी कि सबसे पहले रणथंभौर पे आक्रमण किया, फिर चित्तौड़ पे, फिर सिवाना पे, फिर जालोर पे। तो 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1 और 2। तो दोस्तों इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, किणसरिया नागौर में किस लोक देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि किणसरिया जो नागौर है वो किस लोक देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पे केवाय माता का मंदिर है। तो कैसे किणसरिया और कैसे केवाय आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो दोस्तों इजी क्वेश्चन था। 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी लोक कला एवं संस्कृति के विकास से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है कि जो राजस्थान की लोक कला और संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों देवीलाल सामर है, उसके तो लोक कलाओं का कमल पुष्प कहा जाता है, तो ये तो है ही। कोमल कोठारी भी हैं और रामलाल माथुर भी हैं। तो ये जो शंकरदेव डकाल हैं ये संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर है 12 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अरावली चोटी की ऊंचाई 1000 मीटर से कम है। तो दोस्तों मैं बता दूं, सबकी चोटियाँ मैं इनके सामने लिख देता हूँ। जो गुरु शिखर है उसकी ऊंचाई 1727 मीटर है, कुंभलगढ़ है उसकी 1224 मीटर है, और जो रघुनाथगढ़ है उसकी 1055 है। तो बचा कौन सा दोस्त, कौन सा ऑप्शन बचा दोस्तों, नाग पहाड़। तो ये नाग पहाड़ है वो अजमेर में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई वो 1000 मीटर से कम है, और ये जो तीनों हैं उनकी ऊंचाई वो 1000 मीटर से ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर का, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप राजस्थान के किस जिले में मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर जैसलमेर हो जाएगा। फिर है 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में बोई नहीं जाती है। तो दोस्तों कि मतलब प्रश्न को जब तक आप पूरा नहीं पढ़ोगे आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि अगर आप शुरू से पढ़ लोगे ना, शुरू मतलब आप ये सोच रहोगे कि कौन सी तिलहन की खरीफ की फसल, तो कई बार है या नहीं है ये पूरा हम नहीं पढ़ पाते और क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो फिर से देखो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में बोई नहीं जाती है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि कौन सी फसल बोई जाती है, हम आइडिया लगा लेते हैं कि यही पूछा होगा, नहीं जाती। यहाँ जाके क्वेश्चन को घुमा दिया, तो क्वेश्चन को कभी भी एग्जाम में आपको पूरा पढ़ना है। तो आपको देखना है कि ये पूछा है कि खरीफ के मौसम में नहीं बोई जाती। तो दोस्तों तिलहन वो फसलें होती है जिनसे तेल निकाला जाता है। तो ये जो सोयाबीन है और ये तिल है, ये मूंगफली, ये तीनों ही खरीफ की फसल है, लेकिन ये जो सरसों है ना वो है रबी की फसल। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये खरीफ के मौसम में नहीं बोई जाती। 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर विजित करने में सहायता की थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हड़बू जी। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हड़बू जी। यानी कि तो दोस्तों मैंने जिन क्वेश्चन में ऑप्शन की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे ऑप्शन मैंने नहीं दिए, क्योंकि उससे आपका भी टाइम ज़्यादा लगता है और मुझे भी टाइम लगता है, मतलब दोनों का ही टाइम बचता है। तो इसका आंसर हड़बू जी हो जाएगा, जो आपके सामने लिखा है, इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं थी। 16 नंबर का क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय की गई रियासत थी। तो दोस्तों राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ। सबसे पहला चरण था वो था 18 मार्च 1941, सॉरी 1948, 18 मार्च 1948। उसके बाद में दूसरा चरण कौन सा था, 25 मार्च वाला, 25 मार्च 1948। यानी कि एक ही महीने में 2 चरण हो गए थे, ठीक है ना, 18 मार्च 1948 और 25 मार्च 1948। तो देखो जो मत्स्य संघ है उसमें अलवर और भरतपुर शामिल था। और सिरोही की बात करें तो ये सिरोही तो बहुत मतलब आगे की बात है, ये तो लास्ट के चरणों में इसको मिलाया गया था। लेकिन ये पूछा क्या है कि 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय की गई रियासत थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। यानी प्रतापगढ़ को दूसरे चरण में मिला लिया गया था, और दूसरा चरण कब हुआ था, 25 मार्च 1948 को। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ। तो दोस्तों राजस्थान को जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन है कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243। फिर है ओजियाना पुरास्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। ओजियाना है, ओजियाना की जो सभ्यता है वो कहाँ पे स्थित है, भीलवाड़ा में। राजस्थान राज्य के विधानमंडल में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल और
हाँ सॉरी, राज्यपाल और विधानसभा। क्योंकि दोस्तों कुछ राज्य ऐसे होते हैं वहाँ जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल होता है, तो वहाँ पे विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है, और राज्यपाल भी तो होता ही होता है दोस्तों। लेकिन जो राजस्थान का विधानमंडल है, यानी कि जैसे हमारे देश की बात करें तो वहाँ पे संसद होती है, और जो राज्य की संसद होती है उसको विधानमंडल कहा जाता है। तो कई राज्यों में तो ऐसा है कि वहाँ पे दो दो सदन है, लेकिन अधिकतर जो राज्य हैं उनमें एक ही सदन है। ऐसे ही राजस्थान है, राजस्थान में केवल विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। तो राज्यपाल और विधानसभा, यही इनको मिला के विधानमंडल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के शासनकाल में आई? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिंह प्रथम। तो दोस्तों जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय आई थी? मानसिंह प्रथम के समय। नेक्स्ट है 1857 के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो दोस्तों ये जो सैनिक छावनी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो 6 की 6 सैनिक छावनियाँ याद कर लेना। अगर आपको याद नहीं होती है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, वो ट्रिक वाला, ट्रिक के साथ आपको मैंने सिखाया है। अगर आप वो वीडियो देख लोगे, 1 मिनट का वीडियो है, तो कभी ज़िंदगी में ये नहीं भूलोगे। आपको संख्या के अलावा आपको पूरी सैनिक छावनियाँ 6 की 6 याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, तो वो है दोस्तों शीतला माता। तो दोस्तों ये जो शीतला माता होती है, इसकी कोई स्पेशल मूर्ति नहीं होती। जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, पत्थर के खंड होते हैं, उनको ही माता के रूप में पूजा जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेला या स्थान सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि एक तरफ मेला है और एक तरफ स्थान दिया गया है, तो इनमें से आपको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों लालदास जी का मेला धौलीदू गांव अलवर में, और इन्हें सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी जाना जाता है। मेवात क्षेत्र के प्रमुख देवता हैं लालदास जी। फिर है माता कुंडलिनी का मेला, तो ये रासमी गांव में पड़ता है, ये भी सही है। बादशाह का मेला ब्यावर में पड़ता है, ये तो बहुत ही पॉपुलर है। फिर है परशुराम महादेव का मेला रेवासा, तो ये ऑप्शन है वो गलत है दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध के रचनाकार थे, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। तो दोस्तों महाराणा कुंभा न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वो एक संगीत प्रेमी भी थे, और संगीत प्रेमी होने के कारण उनको अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा अभिनव भट्टाचार्य किसको कहा जाता है? तो दोस्तों महाराणा कुंभा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो संगीत प्रेमी थे, और इसका प्रमाण आप देख भी रहे होंगे कि ये जो ग्रंथ लिखे गए थे वो महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए थे, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिमणी आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गले में। 26 नंबर का है, राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है तो जून से सितंबर तक। तो दोस्तों लगभग 15 जून के लगभग राजस्थान में मानसून आ जाता है और सितंबर तक रहता है, उसके बाद वो चला जाता है। तो मानसून की अवधि जून से सितंबर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सॉरी यहाँ पे आएगा राजस्थानी राजस्थानी लोकगीत पावना महिलाओं द्वारा गाया जाता है। तो दोस्तों ये पावना एक लोकगीत है राजस्थानी भाषा का। ये कब गाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नए दामाद के आने पर। तो दोस्तों राजस्थानी भाषा में जो दामाद होता है उसको भी पावना कहा जाता है, और जब वो ससुराल आते हैं तो उनके आने की खुशी में ये गीत गाया जाता है महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, स्थिर कीमतों पर यानी 2011-12 की स्थिर कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 72,297। नेक्स्ट है जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कीर्तिपाल चौहान। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल को कीतु एक महान शासक की उपाधि भी दी गई थी। तो दोस्तों चौहान वंश है उसकी कई शाखाएं थी, लेकिन जालोर वाली शाखा से आपके बारे में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों वाकल, मेस्वा तथा हथमती किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा साबरमती। तो दोस्तों ये जो साबरमती नदी है गुजरात के लिए बहुत ही यूजफुल है, ये राजस्थान से बह के जाती है गुजरात में। नेक्स्ट है अजरक प्रिंट में आमतौर पर किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नीला और लाल रंग। तो दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है, और इसके जो रंग है वो है नीला और लाल। नेक्स्ट है दोस्तों अजमेर स्थित मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1875, और ये एक शिक्षण संस्थान है इसलिए कोष्टक में लिखा गया है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको इसको याद करके रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 33 नंबर का, मुकाम प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्नोइयों के लिए। तो दोस्तों जो विश्नोई समाज है जिसमें 29 नियम होते हैं, जिसको जाम्बो जी ने चलाया था, तो उसका जो प्रसिद्ध स्थल है विश्नोई संप्रदाय का वो मुकाम में स्थित है, मुकाम तालवा में। नेक्स्ट है 34 नंबर का क्वेश्चन, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा भगतराम साय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है 35 नंबर का, भोजी लंबरदार का संबंध था, तो इसका आंसर हो जाएगा भरतपुर किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है 36 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंबल बेसिन के बारे में गलत है। तो दोस्तों चंबल नदी है जहाँ से बह के जाती है, तो उसके बेसिन के बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ए में, विंध्य ककार भूमिया चंबल बेसिन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल, ये क्या पूछा है, गलत पूछा है, तो ये तो सही है। तो दोस्तों जो चंबल बेसिन है, सॉरी सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जो विंध्य कगार भूमियाँ हैं वो चंबल बेसिन में ही स्थित है, यानी कि जो चंबल नदी है वो विंध्य कगार भूमियाँ बनाती हैं, और यहाँ पे इसमें कह रखा है कि विंध्य कगार भूमियाँ चंबल बेसिन से संबंधित नहीं है, जबकि ये तो चंबल नदी से ही संबंधित है। तो ये ऑप्शन है वो गलत है, और यही इसका आंसर है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन सा गलत है। फिर नीचे के तीन देखो, तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो उसके तीन जो सही होते हैं ना वो याद कर लिया करो। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू के निकट, यानी ये महू तहसील है, में जन अपाव की पहाड़ियों से होता है, तो ये सही है। चंबल बेसिन में विशाल घाटियाँ हैं, ये भी सही है। और दोस्तों जो डाकू रहते हैं चंबल के बीहड़ों में, वो इसी वजह से आसानी से छुप जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे विशाल घाटियाँ हैं और विंध्य कगार भूमियाँ हैं। नेक्स्ट है फिर डी नंबर का, चंबल बेसिन के दक्षिण में नीची पहाड़ियाँ हैं जिन्हें डांग कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि ये भी सही है, और डांग की रानी तो करौली को कहा जाता है जो चंबल बेसिन में ही स्थित है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। नेक्स्ट है, राज्य में मुख्य सचिव का चयन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। तो दोस्तों जो मुख्य सचिव होता है वो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसका चयन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 जनवरी 1999। कई बार पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की बोली राज सॉरी ये तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गई आपको, यानी कि ये क्वेश्चन इस तरीके से था, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती। यानी कि आपको ऑप्शन में 4 बोलियाँ दे रखी हैं, उनमें से ये पूछा गया कि कौन सी बोली है वो राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती। तो दोस्तों आपको देख के बताना है कि कौन सी हो सकती है। तो दोस्तों मेवाती बोली तो आपको पता है राजस्थान की है, ये अलवर भरतपुर में बोली जाती है। मालवी बोली है वो दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। अहीरवाटी बोली भी राजस्थान की ही बोली है, लेकिन ये जो बुंदेली बोली है ना वो राजस्थान की नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यानी कि एक तरफ आपको लोक नृत्य दिए गए हैं और एक तरफ उनका क्षेत्र दिया गया है जहाँ पे वो नृत्य प्रचलित हैं, जहाँ पे वो किए जाते हैं। तो दोस्तों जैसे गिंदड़ नृत्य वो शेखावाटी का प्रसिद्ध है, सही है। ढोल नृत्य जालोर का नृत्य है जिसमें एक बड़ा सा ढोल बजाया जाता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये बम रसिया नृत्य है वो बीकानेर का, ये वाला गलत है, क्योंकि बम रसिया नृत्य है वो भरतपुर का प्रसिद्ध है, जिसको बम नृत्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा मारवाड़ के पंचपीरों में से एक नहीं है। तो दोस्तों रामदेव जी भी पंचपीरों में हैं, हड़बू जी भी हैं, गोगा जी भी हैं, मांगलिया मेहा जी भी हैं, और ये तेजा जी हैं वो नहीं है पंचपीरों में से। ठीक है दोस्तों, तो पंचपीरों में कौन कौन से हैं, जैसे रामदेव जी है, गोगा जी है, हड़बू जी है, और मांगलिया मेहा जी है, और दोस्तों और कौन से रह गए, एक और है मुझे अभी याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट है 43 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजना और जिला में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर कोष्टक में क्या दे रखा है, ताप विद्युत परियोजना और जिला, यानी कि कौन सी ताप विद्युत परियोजना कौन सी जिले में है, तो आपको बताना है। तो दोस्तों जो कवई है वो बारां में है, सही है। काली सिंह झालावाड़ में है। कपूरडी और जालिपा है वो बाड़मेर में है, लेकिन ये जो गिरल है ना वो बीकानेर में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गिरल बीकानेर। नेक्स्ट है विक्रम 44 नंबर का क्वेश्चन, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो दोस्तों इसको हम बास्योड़ा का त्यौहार भी कहते हैं, और इस दिन जो पहले का बनाया हुआ खाना होता है उसे ही खाने का प्रचलन होता है।
तो इससे ही शीतलाष्टमी कहते हैं। वैसे दोस्तों भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो इसको ऐसे याद कर लोगे कि कृष्ण काले थे, तो इस कारण भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी आती है, और शुक्ल पक्ष जो राधा गौरी थी तो उनकी जो जयंती है वो शुक्ल पक्ष में आती है। और इसी तरीके से शीतलाष्टमी कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। फिर है दोस्तों 45 नंबर का क्वेश्चन, मगरमंडी माता कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन नहीं होगा, तो इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। तो ये जो मगरमंडी माता है इनका मंदिर कहाँ पे स्थित है? निमाज में। नेक्स्ट है वागड़ की मीरा के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा गौरीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नांदसायूप अभिलेख पाया गया है। तो दोस्तों नांदसायूप अभिलेख कहाँ पाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है दोस्तों अल्लाह जिलाबाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांड गायन में। दोस्तों अल्लाह जिलाबाई है उसे मांड का अमर शोर भी कहा जाता है, और ये मांड गायन के लिए प्रसिद्ध रही है। दोस्तों एक क्वेश्चन और था जो मैं लिखना भूल गया, वो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के साथ मंजीरा एवं चौतारा बजाया जाता है? तो दोस्तों जो 13 ताली नृत्य होता है ना उसमें मंजीरा और चौतारा बजाया जाता है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, मैंने लिखा नहीं है, फिर भी मैं एक बार और आपको बोल के बता दूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि इस 13 ताली नृत्य में सिर्फ मंजीरा ही बजाया जाता होगा, लेकिन इसमें चौतारा भी बजाया जाता है। तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ मंजीरा एवं चौतारा बजाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 ताली नृत्य। तो दोस्तों 13 ताली नृत्य होता है वो रामदेव जी के मेले में जो कामड़ पंथ की महिलाएं होती है उनके द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में क्या होता है कि महिलाएं अपने शरीर के ऊपर 13 मंजीरे बांधती हैं, फिर एक दूसरे को टकरा के और वो आवाज़ निकालती हैं, और तो वो दृश्य बहुत ही देखने लायक होता है। वो जो रामदेव जी का मेला रूनेचा जैसलमेर में बढ़ता है उसका सबसे जो आकर्षण का केंद्र होता है ये 13 ताली नृत्य है। चलो हम आगे बात करते हैं। काला और बाला का देवता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेजा जी को। तो दोस्तों कृषिकार्यों का उपकारक देवता, काला और बाला का देवता, गोरक्षक देवता, ये सब तेजा जी को कहा जाता है। और इनके पिता का नाम ताहड़ जी, इनकी माता का नाम राजकुमारी था। इनका जन्म खड़नाल नागौर में 1074 ईस्वी में हुआ था। ये जानकारी आपने पढ़ी होगी लोक देवताओं में। नेक्स्ट है मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1938 में। नेक्स्ट है संत दादू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों दादू जिन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है और जिनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो नरेना जयपुर में है। तो देखो आपको ऑप्शन दे रखे हैं और पढ़ के बताना है कि कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों वे गुजरात के एक कवि संत थे। तो सही बात है दोस्तों, ये गुजरात के थे, वे राजस्थान में आ गए थे। इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, तो ये भी सही बात है। दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल को अलग द्रीव कहा जाता है, ये भी सही बात है दोस्तों। लेकिन ये है ना इनके संदेश, 4 नंबर का डी नंबर का ऑप्शन है, इनके संदेश अणबे वाणी में संग्रहित हैं। तो दोस्तों ये गलत है। और जो दादू दयाल के 52 शिष्य थे उन्हें 52 स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने घूम घूम के ये जो दादू पंथ है उसका प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट है 53 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग या लोकप्रिय नाम सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपको ये बताना है कि एक तरफ आपको दुर्ग दे रखा है और उसके दूसरी तरफ उसका लोकप्रिय नाम दे रखा है, तो कौन सा सुमेलित है और कौन सा गलत है आपको सुमेलित नहीं है वो बताना है, यानी जो गलत है वो बताना है। तो दोस्तों ये जो नाहरगढ़ दुर्ग है उसको सुदर्शनगढ़ कहा जाता है, तो ये सही बात है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में बना हुआ है उसको मयूरध्वजगढ़ कहा जाता है, तो सही बात है दोस्तों, क्योंकि इसका आकृति मोर के समान है। बटनेर का दुर्ग है उसको कोसवर्धन नहीं कहा जाता, क्योंकि दोस्तों जो शेरगढ़ का किला है उसे कोसवर्धन का किला कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में बना है उसे गढ़बीटली कहा जाता है, ये सही बात है। तो जो गलत था वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बारेट के द्वारा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर का चयन करें। आपको वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं, तो दोस्तों आपको देख के पता लगाना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो दोस्तों ए में क्या आ जाएगा जो बीड़ है ना वो झुंझुनू में है। बीड़ है दोस्तों वो कहाँ पे है? झुंझुनू में। मैं पेन से सेलेक्ट कर लेता हूँ। बीड़ जो वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ पे है? झुंझुनू में। गोगेलाव कहाँ पे है दोस्तों? ये नागौर में है। और जोहड़ बीड़ आपको पता है कि ये कहाँ पे है दोस्तों?
सॉरी दोस्तों, इसका एक ऑप्शन मैंने नहीं लिखा, बीकानेर आएगा, क्योंकि जोहड़ बीड़ है ना वो बीकानेर में ही है। तो चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं और हमें सुमेलित करना है। तो दोस्तों ये जो जोहड़ बीर है ना वो कहाँ पे है, बीकानेर में। और आपको पता है कि जो ऊंट अनुसंधान केंद्र भी है और जो खजूर अनुसंधान केंद्र वो भी कहाँ पे है, जोहड़ बीड़ बीकानेर में है। फिर जो गुडा बिश्नोई है वो वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है, जोधपुर में। गोगेलाव कहाँ पे है, नागौर में। और बीड़ कहाँ पे है दोस्तों, ये झुंझुनू में है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जोहड़ बीड़ गढ़वाला है वो बीकानेर में, गुडा बिश्नोइया है जोधपुर में, गोगेलाव है नागौर में और बीड़ है झुंझुनू में। 56 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों पर्णपाती वन वो होते हैं जो अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो ये पर्णपाती वन अलवर में भी पाए जाते हैं, धौलपुर में भी पाए जाते हैं और भरतपुर में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये वन सिरोही में नहीं पाए जाते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिरोही। नेक्स्ट है, सन 1857 में हुए कोटा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। दोस्तों पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही बार पूछा जाता है, मतलब ये लगभग आता ही रहता है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना। पहला जो कथन है वो है, इस विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां ने किया था। तो ये बिल्कुल सही बात है। कोटा में क्रांति का नेतृत्व है जयदयाल और मेहराब खां ने ही किया था। कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने डॉक्टर शेडलर और मेजर बटन की हत्या कर दी थी। तो ये भी सही बात है दोस्तों, कोटा में एक भयंकर तरीके से क्रांति हुई थी और जो राजकीय सेना थी उसने विद्रोह कर दिया था और शेडलर और मेजर बटन का सिर काटकर उसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है 58 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी और उनकी क्रमस्थली के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आपको स्वतंत्रता सेनानी दे रखे हैं और उनकी क्रमस्थली दे रखी है, तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है हीरालाल शास्त्री, जयपुर से रिलेटेड थे। तो ये बिल्कुल सही है। बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर से थे। तो दोस्तों ये भी सही है। और आपको पता है कि जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के विरुद्ध जो हड़ सॉरी जेल में खराब खाना मिलता था उसके खिलाफ भूख हड़ताल करते हुए बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई थी। फिर है गोपीलाल यादव अलवर। तो दोस्तों ये सही नहीं है, ये गलत है। 4 नंबर का है रघुवर दयाल गोयल, ये बीकानेर से रिलेटेड थे। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो गलत है और चारों सही हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता। तो दोस्तों जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों ये जो भैंसरोडगढ़ का किला है इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है और ये चंबल तथा बामनी नदियों के किनारे पे बना हुआ है और राजस्थान का प्रमुख जल दुर्ग है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के जो प्रमुख जल दुर्ग हैं वो 3 ही माने जाते हैं। सबसे प्रमुख है, जैसे सबसे प्रमुख है गागरोन का किला जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पे झालावाड़ में बना हुआ है। फिर है मनोरथाना का किला और एक है भैंसरोडगढ़ का किला। 60 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। 61 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में राजा मोरध्वज का शहर गढ़मुरा है। मोरध्वज की कहानी दोस्तों आपने पहले सुनी होगी। तो एक राजा था मोरध्वज और मोरध्वज का शहर गढ़मुरा है, यानी कि किस जिले में स्थित है। ये मोरध्वज का शहर हुआ करता था गढ़मुरा में वो रहते थे। तो ये पूछा है कि गढ़मुरा है वो किस जिले में स्थित है, जिसमें राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऐतिहासिक स्थलों के विकास कार्य और रखरखाव के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की है। तो इसका आंसर हो जाएगा करौली। तो दोस्तों ये जो गढ़मुरा है वो कहाँ पे स्थित है, करौली। गढ़मुरा क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि ये राजा मोरध्वज का शहर हुआ करता था पहले। राजस्थान पर्यटन विभाग ने किस संस्थान के सहयोग से फोंग सफर का आयोजन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को। तो दोस्तों जो यूनेस्को है ये बहुत ही पॉपुलर से एक संस्था है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। मैंने इसके बारे में कुछ अलग से जानकारी भी आपको लिख के बताइए यहाँ पे। तो दोस्तों यूनेस्को की फुल फॉर्म पढ़ लो सबसे पहले। इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसका मतलब होता है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। तो दोस्तों ये मतलब शिक्षा को मतलब विज्ञान को और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था है, एक संगठन है बड़ा। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय वो कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में। तो दोस्तों ये जो पेरिस वो फ्रांस की राजधानी है और वहीं पे यूनेस्को का मुख्यालय है। फिर है थार महोत्सव 2022 का राजस्थान में किस जिले में आयोजन किया गया। तो दोस्तों इसका आयोजन थार महोत्सव का वो बाड़मेर में किया गया था और हर साल थार महोत्सव बाड़मेर में ही मनाया जाता है।
तो आपको अच्छे से याद रखना है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया। तो दोस्तों ये करंट जीके का क्वेश्चन लगता है मुझे, और आपको देख के बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा खमनोर। राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास कहाँ पे किया गया था, खमनोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस निकाय को आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से अप्रैल 2022 में सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान आवासन मंडल। नेक्स्ट है 66 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वो है अप्रैल 2022 में डीआरडीओ ने टैंकरोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ पे किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पोखरण। तो दोस्तों ये जो पोखरण है वो एक अन्य जानकारी के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि भारत का पहला परमाणु परीक्षण है वो कहाँ पे हुआ था, पोखरण में। कब हुआ था, 14 मई 1974 को। नेक्स्ट है 67 नंबर का क्वेश्चन, जून 2022 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान का स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10वां स्थान। 68 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा एस शिंदे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजी खान बरना को, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको, गाजी खान बरना को लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा खड़ताल। यानी कि दोस्तों ये जो गाजी खान है वो खड़ताल से संबंधित है। और खड़ताल से संबंधित राजस्थान में एक प्रमुख व्यक्ति और हैं जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है सद्दीक खां मांगणियार। तो दोस्तों सद्दीक खां मांगणियार को राजस्थान में खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और बच गया, तो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, ये क्वेश्चन था कि कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको कथन दे रखे थे 4, और उनमें से पूछा गया था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन था यह हनुमानगढ़ जिले में है। तो दोस्तों ये कथन तो सत्य है, क्योंकि कालीबंगा की सभ्यता वो हनुमानगढ़ जिले में ही है। दूसरा था यहाँ उत्खनन कार्य से हड़प्पा व पूरा हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले। तो ये भी सही है दोस्तों, जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें हड़प्पा काल के अवशेष भी मिले और हड़प्पा से पूर्व के अवशेष भी मिले। तीसरा था यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो दोस्तों ये भी सही है, कालीबंगा में ईंटें मिली हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनसे पता लगता है कि ये नगरीय सभ्यता थी और लोग पक्के मकान बना के रहते थे। और डी नंबर का जो ऑप्शन था वो ये था कि कालीबंगा की सभ्यता आहड़ नदी के किनारे विस्तृत है। तो इस क्वेश्चन में गलत कथन ही पूछा था, और ये कथन है वो गलत था, क्योंकि कालीबंगा की सभ्यता आहड़ नदी के किनारे नहीं बल्कि ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसमें से जो भी जरूरी क्वेश्चन आपको लगते हैं उनको आप नोट्स बना के लिख सकते हो, ताकि आगामी एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आए आप उनको सही कर सको। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही और वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि सूचना आपको तुरंत मिल जाए।